आज की क्लास में फिजिक्स में हम लोग देखेंगे 2022 में पूछे गए प्रश्न। और ये 2022 में पूछे गए प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं? लघु उत्तरीय। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्नों में से जवाब कितने का देना होता है? 10 का। तो 10 प्रश्नों का जवाब देंगे और ये टोटल कितने नंबर का हो जाता है? 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 नंबर का। 2 × 10 = 20। तो ये 20 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो है वो आता है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2022 में। कब पूछा गया है? 2022 में। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पक्का है कि बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन है कि चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक चुंबक बनाएंगे। इसका एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। और ये जो है वो इसका काल्पनिक अक्ष होगा। क्या होगा? काल्पनिक अक्ष। NS काल्पनिक अक्ष होगा कि नहीं होगा? अब अगर इस अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु हो, P, Q, R जो भी आप नोमेनक्लेचर इसका दे दें, नाम दे दें, तो अगर वह उसके अक्ष के अनुदिश हो तो वह अक्षीय स्थिति कहलाएगा। ये जो फिगर है वह किसमें है? अक्षीय स्थिति में। ये जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि अक्षीय स्थिति क्या होता है। अगर चुंबक के काल्पनिक अक्ष के दिशा में या काल्पनिक अक्ष के दिशा में एक बिंदु हो, उसी अक्ष के अनुदिश हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन ऐसे जो है वो पूछा गया है कि अक्षीय स्थिति से क्या समझते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने वहां पर डिस्कस कर लिया है। तो किसी भी क्षण चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। भाई क्षण चुंबक है तो उसका अपना जो है वह चुंबकीय क्षेत्र होगा ही होगा। और इस क्षेत्र में चुंबक के सापेक्ष विशिष्ट बिंदुओं की स्थितियों को मानक स्थितियां कहा जाता है। इनमें से एक स्थिति चुंबक के अक्ष पर होती है जिसे अक्षीय स्थिति कहा जाता है। आप देख सकते हो चुंबक के अक्ष के अनुदिश है कि नहीं है? तो चुंबक के अक्ष के अनुदिश है तो इसे ही क्या कहा जाता है? अक्षीय स्थिति कहा जाता है। और दूसरी मानक स्थिति चुंबक की लंबाई के लंबवत समद्विभाजक पर होती है, जिसे निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो निरक्षीय स्थिति का भी अगर हम फिगर बनाएं तो ये हो गया चुंबक, यहाँ हो गया नॉर्थ पोल और यहाँ हो गया साउथ पोल। और इस प्रकार से ये जो अक्ष बना तो यहाँ से इस पर जो है वो एक लंबवत जो है वह यहाँ पर एक बिंदु होगा P, और यही इसका क्या कहलाएगा? तो यही इसका जो है वह निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। बिंदु P किस में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। वही लिखा गया कि दूसरी मानक स्थिति चुंबक की लंबाई के लंबवत समद्विभाजक पर होती है, जिसे कौन सी स्थिति कहा जाता है? निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। समझ में आया? अगला देखते हैं, विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें। तो विद्युतीय विभव की परिभाषा में मैंने बताया था कि जब कभी भी अगर कोई परीक्षण आवेश हो और उस परीक्षण आवेश को जो अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट बिंदु तक स्थापित करने में किए गए कार्य के परिमाण को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत विभव कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत विभव किए गए कार्य का वह परिमाण होता है, किए गए कार्य का वह मान होता है जो अनंत से स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट बिंदु तक स्थापित करने में किया जाता है। क्लियर है? अब वही चीज यहाँ पर भी होगा कि विद्युतीय विभव क्या होता है भाई? तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में संपादित कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है और इसे V से सूचित किया जाता है। यदि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में संपादित किया गया कार्य W हो तो विद्युतीय विभव V = W/Q हो जाएगा। विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है या विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? बताए थे कि नहीं बताए थे? बताया जाए, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? बताया गया था कि नहीं बताया गया था? विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जो एक दूसरे के तलों में क्या होती है? लंबवत होती है और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यायवीय वक्र दोलनों से बनी होती है। और ये दोलन तरंग संचरण दिशा की क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। मतलब जब कभी भी अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र
के तरंगों के बीच में अगर दोलन उत्पन्न होगा तो ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाएगा। भाई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें दोलन होने लगा, चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी दोलन होने लगा, तो ऐसी स्थिति में वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यामितीय वक्र दोलनों से बनी होती है, और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। नेक्स्ट है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ये जो है वो बोर्ड मॉडल है। ये क्या है, बोर्ड मॉडल है। हालांकि जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी बोर्ड मॉडल है और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल के विषय में हम लोगों ने जो है वो नोट्स जब हम कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, तो उसमें मैंने लॉरेंज बल को जो है वो क्या किया था, बोर्ड मॉडल करवाया था, याद है लॉरेंज बल। और ये लॉरेंज बल जो है वो देख सकते हो कि एग्जाम में आया भी है। तो लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल में जो है वो क्या लगता है, तो वैद्युत क्षेत्र भी लगता है और चुंबकीय क्षेत्र भी लगता है कि नहीं लगता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। मान लो कोई आवेश है और उस आवेश को एक ऐसे क्षेत्र में रखा जाता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी हो और वैद्युत क्षेत्र भी हो, तो उस आवेश पर क्या लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी लगेगा और वैद्युत क्षेत्र भी लगेगा। अब मान लो खुशबू है, चाहे मान लो खुशबू नहीं, अनु है, अब पढ़ नहीं रही है, एग्जाम सर पर है, एग्जाम सर पर है तो पढ़ नहीं रही है, तो पापा देखे तो ठनका दिए एक थप्पड़, पढ़े के नहीं खे, परीक्षा जब एकदम कपार पर बात रहा बुझात नहीं थे, तब तक मम्मी देखी, मम्मी देख रही है कि फिर ही कुछ इधर उधर कर रही है, फिर आकर के मम्मी बिठो पढ़े के नहीं खे, परीक्षा एकदम कपार पर बात रहा बुझात नहीं थे, मास्टर साहब के फोन आई रहा, धीरज सर के फोन आई रहा कि तू पढ़त नहीं खूब बढ़िया ले। भैया घर पर अगर अनु है तो किसके परिप्रेक्ष्य में है, किसके क्षेत्र में है, मम्मी और पापा के। तो ठोकने का काम कौन करेंगे, पनिशमेंट देने का काम कौन करेंगे, मम्मी और पापा करेंगे। वैसे ही ठीक यहाँ पर भी होता है, अगर एक आवेश है और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वाले परिवर्धित क्षेत्र में अगर वह प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल कौन कौन होगा, वैद्युत बल और चुंबकीय बल। समझ में आया। अब यहाँ पर भी वही होगा, समझ में आ गया है कि अगर यदि कोई आवेशित कण हो और किसी स्थान पर स्थित हो और उस स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों स्थित हो, तो उस आवेशित कण पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे F बराबर हो जाएगा Fe का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन वहां पर है जिसके कारण, यानी जो चार्ज वहां पर है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो वैद्युत बल, और मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि चुंबकीय बल, चुंबकीय बल और जो वैद्युत बल तब जाकर के बनता है लॉरेंज बल। तो Fe बराबर क्या होता है, QE नहीं होता है जी, F बराबर QE। Fm बराबर क्या होता है, तो Q इंटू V क्रॉस V। अब इसको जो है वो हम रख देंगे समीकरण एक में, तो Fe बराबर क्या हो गया, Fe के जगह पर हो जाएगा QE और Fm के जगह पर Q इंटू V क्रॉस V। अब इसी समीकरण 2 को जो है वो क्या कहा जाता है, लॉरेंज बल संबंध कहा जाता है, यानी गणितीय विवेचना जब की जाती है लॉरेंज बल की, तो लॉरेंज बल का मान मिलता है किससे, Fm बराबर QE प्लस Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। और इसी बल को जो है वो लॉरेंज बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉरेंज बल। कुछ खास है इसमें भैया, सिंपल सा चीज है कि अगर हमें चाहिए Fm, तो Fm का मान क्या होगा, तो Fm का मान होगा इस पर कितना वैद्युत बल लग रहा है, तो वैद्युत बल कितना लग रहा है, तो Fe हो गया, और चुंबकीय बल कितना लग रहा है, M हो गया। Fe का मान क्या होता है, QE होता है। Fm का मान क्या होता है, तो Q इंटू वेक्टर V और क्रॉस वेक्टर V। और यही चीज ना हम यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि अगर किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्धित क्षेत्र में स्थापित किया जाए तो उस आवेश पर कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा, और इस स्थिति में उस पर लगने वाले कुल बलों का परिणामी नेट क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल कहलाएगा। याद हुआ, क्लास में एकदम याद कर लेना, जाके घर पर ये नोट्स देख लेना, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि किसी भी चालक के अंदर जो आवेश होता है वह स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है।
तो किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है और इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि साधारणतया न तो आवेश की सृष्टि की जा सकती है और न ही आवेश का विनाश किया जा सकता है, और यह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के समतुल्य है। जैसे ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यह ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है। उसी प्रकार से आवेश के लिए भी है कि अगर एक विलगित निकाय होगा, विलगित निकाय का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम होगा, परिबद्ध अगर क्षेत्र होगा, परिबद्ध अगर एक पद्धति होगी, तो उसके अंदर जितना आवेश है सारा का सारा आवेश उसके अंदर संचित रहे और आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। और यह नियम ही क्या कहलाता है? आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। यह ऊर्जा में ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के समतुल्य। कार्य ऊर्जा शक्ति अध्याय में जो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पढ़ते हैं यह उसके समतुल्य है। नेक्स्ट, आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? आभासी नमन कोण, आभासी नमन कोण जो होता है वो tan अल्फा होता है। क्या tan डेल्टा होता है। क्या होता है? tan डेल्टा होता है। देखते हैं आभासी नमन कोण जो है वो क्या होता है। तो आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? अभी हम लोग देख रहे थे इससे पहले जो है वो आवेश का संरक्षण सिद्धांत, और अब जो है वो हम देखेंगे आभासी नमन कोण। आभासी नमन कोण जो है वो हम लोगों ने पढ़ा है चुंबकत्व चैप्टर में। किसमें पढ़ा है? चुंबकत्व चैप्टर में। और चुंबकत्व में भी किसमें? पृथ्वी का चुंबकत्व। किसका चुंबकत्व? पृथ्वी का चुंबकत्व। आभासी नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के अलावा किसी अन्य याम्योत्तर में न्यून कोण के मान को ही आभासी नमन कोण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण। तो पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के अलावा किसी अन्य याम्योत्तर में न्यून कोण के मान को ही क्या कहा जाता है? आभासी नमन कोण कहा जाता है। और आभासी नमन कोण और वास्तविक नमन कोण में निम्नलिखित संबंध होता है। tan डेल्टा 1 बराबर tan डेल्टा और बटे में cos डेल्टा। cos डेल्टा क्या होता है? तो वास्तविक नमन कोण होता है, और डेल्टा 1 क्या होता है? आभासी नमन कोण होता है। और यही संबंध होता है। और आभासी नमन कोण का मान हमेशा वास्तविक नमन कोण से क्या रहता है? अधिक रहता है। इसके बाद है विभव मापी के दो उपयोग लिखे। विभव मापी के दो उपयोग क्या हो जाएंगे जी? विभव मापी के दो उपयोग क्या हो जाएंगे? कौन बताएगा? विभव मापी किसको कहा जाता है? वोल्ट मीटर को ना। तो वोल्ट मीटर का उपयोग क्या होता है? वोल्ट मीटर का उपयोग होता है सबसे पहले परिपथ में वोल्टेज को मापना, है कि नहीं? और साथ ही साथ क्या होता है? तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, अज्ञात धारा का मान ज्ञात करना और दो प्रतिरोधों की तुलना करना। तो यही जो है इसका हम देखेंगे उपयोग कि आखिर वोल्ट मीटर है, विभव मापी है, तो उसका क्या क्या उपयोग है। तो विभव मापी का उपयोग क्या होता है? तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। भाई किसका विद्युत वाहक बल कम है और किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? जब विभव मापी से नापेंगे विभव तब ना। एगो सेल का विभव मान लो 5 वोल्ट आ गया, एगो का 10 आ गया, तो माप लिए तो हम क्या कर रहे हैं? विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हैं। तो दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों की तुलना करना जो है यह उपयोग में आता है विभव मापी का। दूसरा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, वही चीज ना हो गया। मापेंगे तो सेल का विद्युत वाहक बल पता चलेगा कि नहीं चलेगा? विद्युत वाहक बल शब्द में प्रयुक्त बल एक बल नहीं है, बल्कि क्या है? विभवांतर है कि विभव है? विभव है। विभव है जो उस सेल में संचित ऊर्जा के कारण उत्पन्न विभव के मान को बताता है। कई विद्यार्थी समझ लेते हैं कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल है, बल नहीं है, विभव है। क्या है? विभव है। तो वही यहाँ पर है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, अज्ञात धारा का मान ज्ञात करना, दो प्रतिरोधों की तुलना करना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम के संयोजन को समझाएं। लो ना यहीं पर समझा देते हैं भाई प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन को। प्रतिरोधक जो होते हैं उन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझना बड़ा ही आसान होता है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है भाई? तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु पर और फिर दूसरे सिरे को एक ही बिंदु पर और फिर उसके एक और सिरे को एक ही बिंदु पर और बाकी सिरों को एक अन्य बिंदु पर जो है वो जोड़ दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के
समस्त संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जब संयोजित किया जाता है तो वही संयोजन क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब मान लिया जाए कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3। ऐसी स्थिति में प्रवाहित होने वाली धारा सभी से अलग अलग होती है, अर्थात अगर इससे धारा प्रवाहित हो रही है तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा I। ऐसी स्थिति में जब धारा का प्रवाह होता है तो I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3, किंतु ओम के नियम से अगर हम देखें तो क्या होता है? तो ओम के नियम से हमें यह पता चलता है कि I भी बराबर होता है IR, और I बराबर अगर हम मान निकालें तो V बटे में R होता है। लेकिन अगर अलग अलग धारा के मान के लिए देखेंगे तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि अब हम अलग अलग मान निकालेंगे I1, I2 और I3 का, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा ना। तो रखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? I1 बराबर विभव रहेगा एक ऐसा और प्रतिरोध हो गया अलग अलग, तो हो जाएगा V बटा में R1। I2 बराबर हो जाएगा V बटे में R2। I3 बराबर हो जाएगा V बटे में R3। इसलिए समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? I, तो I की जगह पर V बटे में R, V बटे में R1, V बटे में R2 और V बटे में R3, V बटे में R सेम टू सेम, और ये हो जाएगा 1 बटे में R1, 1 बटे में R2 और 1 बटे में R3। V से भी कट गया तो 1 बटे में R, 1 बटे में R1, 1 बटे में R2 और 1 बटे में R3 हो गया। और यही जो है वह क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के इस समांतर क्रम संयोजन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि संयोजन में संयोजित जितने प्रतिरोध हैं उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योगफल परिणामी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्लियर है? और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी जो है वो वेल तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। खुद आएगा, फाइनल एग्जामिनेशन है। केवल अगर बैठ गए ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं 4 दिन से, तो ऐसा नहीं कि खाली ऑप्टिक्स से ही क्वेश्चन आएगा, प्रकाशिकी से आएगा। आपको ऑप्टिक्स भी पढ़ना है तो 2 घंटे का टारगेट बना लिए भाई, ऑप्टिक्स पढ़ लिए। अब 2 घंटे में जितना पढ़ लें, अगली बार जब बैठेंगे तो उसके बाद फिर अगला टॉपिक होगा फिजिक्स का, कोई दूसरा चैप्टर, क्योंकि आप देख रहे हो ना हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। विद्यार्थी गलती कर देता है, पहले तो विद्यार्थी इतना पोथी पत्रा इकट्ठा कर लेते हैं। अब पोथी पत्रा इतना इकट्ठा करने के बाद धीरज सर समझाते हैं कि भैया 3 महीना है तो प्रारंभिक 3 महीनों में 4 घंटा पढ़ना है, प्रारंभिक 6 महीनों में 1 घंटा बढ़ा देना है, तो 4 घंटा के बाद 1 घंटा हो गया, 5 घंटा पढ़ना है। धीरज सर समझाते जाते हैं, विद्यार्थी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। अब पोथी पत्रा इकट्ठा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। फिजिक्सों में हो गया, केमिस्ट्री में भी हो गया, इंग्लिश में भी हो गया। अब फाइनल एग्जाम अनाउंस होता है बिहार बोर्ड के द्वारा। ये सर जी अब का करिए, अब तो कुछ याद नहीं किया। हाँ ये दादा, अब बताओ टेस्ट देना है ना सर, कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, जब टेस्ट हो जाएगा, फाइनल एग्जाम हो जाएगा बिहार बोर्ड का, तब पढ़ना है। ये हमारा कटाक्ष है। जो समझदार है वो समझ जाएंगे, या जिनको बात लग रही है तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे। समझ में आया? तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने से कोई मरता नहीं है, ये भी एक चीज जान लो। एकदम बढ़िया से जान जाओ कि पढ़ने से कोई भी मरता नहीं है। अगर तुमको लगता है कि बैठे बैठे जो है वो तुम पढ़ करके और मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि IAS और PCS की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं 12-12 घंटा, 4-4 दिन, 7-7 दिन घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तुम भी अपने आप को आइसोलेट कर लो। ध्यान की मुद्रा में जैसे मुनिवर रहते हैं ना, वैसे अपने आप को ध्यान की मुद्रा में न दे करके अध्ययन के क्षेत्र में लगा दो। केवल और केवल कितने महीने के लिए? तो अब बच गया है 1.5 महीना। 1.5 महीना नहीं, 1 महीना। 1 महीना के लिए अपने आप को लगा दो। झोंक दो अपने आप को, जितना झोंक सकते हो। नींद आता है तो मुंह धो बढ़िया से, नींद को भगाओ, और अपने आप को इसके काबिल बनाओ कि हम केवल और केवल 6 घंटा सोएंगे। केवल और केवल कितना सोएंगे? 6 घंटा सोएंगे। 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोएंगे। शरीर को स्वस्थ रखना है, केवल 6 घंटे की नींद लेंगे। 6 घंटा से ज्यादा नींद आता है तो उससे लड़ाई करना है, बहुत दूर। अभी तुम्हारा हमारे पास कोई काम नहीं है। समझ में आया? और वो नियंत्रित तुम कर सकते हो।
अगर नींद आएगा सो लोगे, पहले ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो, फिर ऐसे लेट के पढ़ रहे हो, फिर ऐसे हो गया ऐसे लेके पढ़ रहे हो, है कि नहीं? पक्का है कि नींद तो आएगा, फिर थोड़ा ठंडा लगेगा तो मन करेगा कि रजाइया में क्या हो जाए, घुस जाए। चेयर छोड़ दोगे और रजाई में घुस करके पढ़ोगे तो रजाइया में घुसब, तब घुसला तब गई ना, नींद पक्का नहीं आई। समझ में आ रहा है ना? ट्रैक्टरिया पर कैसे लिखा रहता है, लटकला तो गईला बेटा, रजैया में घुसला तब गईला बेटा। अब नींद आवे से तरह के क्यों नहीं रोक सका, रजाई के त्याग करे के पड़ी कि ना करे के पड़ी? करे के पड़ी। 6 घंटा खाली सूते के बाद तबे बढ़िया से नंबर आई, है ना? तो वह आई खाली 5 मार्क्स आई तब वो रोग तो बढ़िया से मन लगा के पढ़ लो। देखा जाए माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? ये टॉपिक जो है वो हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है। माध्यम का अपवर्तनांक, है ना? माध्यम का अपवर्तनांक एक नियतांक है जिसकी मदद से किसी भी माध्यम के प्रकाशीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। भाई हर एक माध्यम में प्रकाश का जो व्यवहार है वह एक जैसा नहीं होता है। कांच में प्रकाश का वेग अलग होता है, जल में प्रकाश का वेग अलग होता है, वायु में प्रकाश का वेग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि हर एक माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग है। कांच है तो अलग है, जल है तो अलग है, वायु है तो अलग है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अगर मुक्त आकाश की परावैद्युतता है तो वहां पर प्रकाश का वेग अलग है। तो हर एक माध्यम में प्रकाश का वेग अगर जानना है तो वह केवल और केवल किसके द्वारा जाना जा सकता है? अपवर्तनांक के द्वारा जाना जा सकता है। तो अपवर्तनांक एक नियतांक है जिसकी मदद से किसी भी माध्यम के प्रकाशीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, माध्यम का अपवर्तनांक माध्य के घनत्व पर निर्भर करता है। जहां पर घनत्व ज्यादा होगा वहां पर प्रकाश का वेग कम होगा। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम, अब विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक। समझ में आया? बढ़िया है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक। ध्वनि के साथ उल्टा होता है, सघन माध्यम में ध्वनि का वेग अधिक और विरल माध्यम में ध्वनि का वेग। भैया लोहा है तो लोहा ठोस है तो उसमें अगर ध्वनि तरंग होगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा? अब पानी है, अब पानी के अंदर जो है वह ध्वनि तरंग उत्पन्न किया जाए तो दूर तक जाएगा नहीं। लोहे की तुलना में पानी जो है वह विरल माध्यम है कि नहीं है? तो यही चीज यहाँ पर है कि माध्य का अपवर्तनांक माध्य के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, साथ ही प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। जैसे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है ना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो उनके रंग पर भी वह निर्भर करता है। अगला है कि तरंगार्घ की परिभाषा बताएं। तरंगार्घ की परिभाषा, हम तरंगार्घ के प्रकार को भी बोर्ड मॉडल करवाए कि तरंगार्घ का प्रकार याद कर लीजिएगा। गोलीय तरंगार्घ, बेलनाकार तरंगार्घ, बताए कि नहीं बताए? याद आया? इसका मतलब जो हम पढ़ावत रही तो सही रहा आवत है ना। पिछले बार बिहार बोर्ड बड़ी जीरो सर सही कहत रहा हम ना पढ़नी, बड़ा गलती कैनी है भगवान। अब ऐसा गलती ना फेल हो जाए एक बाद फिर से पेपर दे, यही इच्छा बता ना। जब बोर्ड मॉडल करौले मानी नोट्स में तो आवता ना, आवता तो पढ़े के बाद नहीं पढ़े के बोला, पढ़े के बाद जाके पढ़ देखल जाए आगे। तरंगार्घ की परिभाषा लिखे, तरंगार्घ की परिभाषा लिखे तो तरंगार्घ को जो है वो अब हम परिभाषित करेंगे कि भाई तरंगार्घ क्या होता है। तो समान कला में स्थित रहने वाले, समान कला में स्थित रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह के तरंग पृष्ठ को ही क्या कहा जाता है? तरंगार्घ कहा जाता है। समान कला में रहेंगे और समान कला की स्थिति में जो रहने वाले कण होते हैं वो जब काल्पनिक सतह को स्पर्श करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसी तरंग पृष्ठ को तरंगार्घ कहा जाता है। और प्रकाश किरणें तरंगार्घ पर हमेशा लंबवत होती है। तरंगार्घ जो होता है वह गोलीय होता है, बेलनाकार होता है और समतल होता है। गोलीय तरंगार्घ कैसा होता है? तो गोलीय तरंगार्घ कुछ इस प्रकार का होता है।
होता है ना जी। बेलनाकार तरंगार्घ कैसा होता है? तो बेलनाकार तरंगार्घ कुछ इस प्रकार का होता है और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है ना, डॉट डॉट डॉट। और समतल तरंगार्घ कैसा होता है? तो समतल तरंगार्घ जो होता है वो कह सकते हैं कि समतल तरंगार्घ समतल के अनुदिश जो है वो तरंगे क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है धारतीय प्रतिघात को समझाएं। भाई धारतीय प्रतिघात भी बताएगा, बोर्ड मॉडल करवाए थे धीरज सर धारतीय प्रतिघात। अच्छा, मतलब जो बताए थे वो सही है ना, हम ही नहीं पढ़े, तो दिक्कत यहाँ पर है ना। चलो ठीक है, इतना भी समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात। हमें क्या जानना है भाई? भारतीय प्रतिघात। क्या जानना है? भारतीय प्रतिघात जानना है ना। तो भारतीय प्रतिघात बराबर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रतिघात बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र की बात करते हैं, इसको छोड़ा जाए। भारतीय प्रतिघात क्या होता है? XC। भारतीय प्रतिघात XC, XC बराबर 1/c ओमेगा, ओमेगा बराबर 2πn। अनुनाद की स्थिति में n बराबर 0, अनुनाद की स्थिति में n बराबर 0 रख करके हल कर देंगे। अब ऐसे तो केवल भारतीय प्रतिघात पूछा है, तो XC बराबर 1/c, XC बराबर 1/c ओमेगा। वही चीज यहाँ पर देखेंगे, बाकी जो परिभाषा दिया है उसको और विस्तृत ढंग से देखेंगे, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। भारतीय प्रतिघात किसमें मिलता है? तो एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें धारिता संयोजित होता है। क्या संयोजित होता है? धारिता। ऐसी स्थिति में जब प्रवाहित होने वाली धारा को अवरोध का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसके प्रवाहित होने वाली धारा को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिघात कहते हैं। अब धारा का शिखर मान I0 बराबर एप्सिलॉन 0 बटा में ओमेगा सी की तुलना ओम के नियम से करने पर यह स्पष्ट होता है कि 1/c ओमेगा का मात्रक ओम होगा, जिसका प्रभाव परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के लिए अवरोध उत्पन्न करना है। वही ना x बराबर 1/c ओमेगा। और इसका काम क्या है? तो प्रवाहित होने वाली धारा में प्रतिरोध उत्पन्न करना, उसको प्रवाहित होने से रोक देना। चूंकि यह अवरोध केवल धारिता C के कारण है, अतः इसे धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। क्योंकि अगर धारिता उस परिपथ में है तो उसी के कारण प्रतिरोध है, तो जब उसके कारण प्रतिरोध है तो इसीलिए इसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं। और XC बराबर 1/c ओमेगा, चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है? 2πn, तो इसलिए XC बराबर 1/c इंटू 2πn, तो XC बराबर 1/2πn इंटू c। कोई दिक्कत समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नारंगी और पीले रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लिखें। तो नारंगी रंग का जो कलर कोड होता है वो 3 होता है, याद कर लेंगे। नारंगी रंग का कलर कोड कितना होता है? 3। और पीले रंग का कलर कोड कितना होता है? 4। कहानी खत्म। चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। चुंबकीय आघूर्ण को समझने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है? 11 क्लास में बताए थे ना। बल या बलों का वह समूह जो किसी पिंड पर लग करके उसे उसकी अक्ष के परितः एक बार पूर्णतः घुमा दे, उसे ही बल आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण समझ में आया क्या होता है? इसी के समतुल्य होता है। जब चुंबकीय बल या बलों का समूह किसी अगर चुंबकीय पदार्थ पर लगता है, आवेश पर लगता है, आवेश पर भी तो लगता है ना, चुंबकीय बल आवेश पर भी लग जाता है, विद्युतीय बल आवेश पर भी लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वह उसे एक चक्कर पूर्णतः घुमा देता है तो लगने वाला बल क्लियर है। देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण। किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य एवं चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है और इसे m से सूचित किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर m इंटू 2m। और जब यह लगता है तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा हमेशा दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो जब उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर है तो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो जब यह लगता है बल तो ऐसी स्थिति में वह एक बार अपना चक्कर पूरा करता है और यही m बराबर हो जाता है m इंटू 2l। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है कि नमन कोण की परिभाषा लिखें। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड मॉडल है। नमन कोण की परिभाषा लिखें। तो क्या है कि किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उस स्थान की नति या नमन कोण को ही क्या कहा जाता है? उस स्थान की नति या नमन, उस स्थान को ही नति, नमन या क्या कहा जाता है? नमन कोण कहते हैं। नति कोण कहते हैं, नमन कोण कहते हैं या
क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को कौन समझा सकता है? हाथ खड़ा करें। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को कौन समझा सकता है? मुस्कान, शुभम, कौन व्यक्ति है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझा सकता है? वर्ण विक्षेपण का मतलब समझ में आ रहा है? तो वर्ण विक्षेपण, हाँ बिल्कुल, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अगर हमें समझाना हो तो हम ये समझाएंगे कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वह कितने रंगों में होता है? 7 रंगों में होता है। कितने रंगों में? मत गिनिए जाए। कितना होता है? 7 रंगों में होता है। समझ में आया? तो 5 अदू 7, 5 2 7 होता है। तो कैसे? बैनी आह पीना ला, बैनी आह पीना ला, इससे जो है वो 7 रंगों में बांटा जाता है। 7 रंगों के नाम लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सर्वप्रथम न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण करके बताया था। यही ना है ये प्रिज्म, और शायद ये प्रैक्टिकल हम लोग भी किए थे। प्रिज्म के द्वारा जो है वो 7 रंगों को दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? तो दिखाए थे ना? चलो ठीक है। तो सर्वप्रथम न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विश्लेषण किया और बताया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना है। कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर के बना है। जब श्वेत प्रकाश को, अर्थात जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब निर्गत किरणें आधार की ओर मुड़ती है और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। 7 रंग दिखाई देने लगता है और प्रकाश रंगों के इस प्रकार अलग अलग हो जाने की क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में विभक्त होता है तो वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इसी को कहा जाता है बैजानीह पीनाला, बैजानीह पीनाला, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो कि 7 रंग कौन सा है। बैंगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। बैंगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर तथा लाल रंग प्रिज्म के ऊपर की ओर होता है। अंग्रेजी में इन 7 रंगों को याद रखने का जो तरीका है वो है विब्ग्योर द्वारा सूचित करके याद किया जाता है। और प्राप्त रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम या क्या कहा जाता है? वर्णपट कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो। तो प्रकाश के विवर्तन से, जब प्रकाश की किरणें अगर किसी सब्सटेंस पर पड़ती हैं, अगर किसी पदार्थ पर पड़ती हैं और उस पदार्थ के, उस वस्तु के कोनों से मुड़ जाती है तो उसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। भैया कूदना पड़ेगा, बार बार बता रहे हैं, कूद लो। अभी कहाँ पढ़ रहे थे? अभी कहाँ पढ़ रहे थे बताओ? पढ़ रहे थे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब फिर कहाँ आ गए? विवर्तन। तो ऑप्टिक्स में ही 2-3 पार्ट छोड़ के आगे बढ़ गए। सारा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि सब सब्जेक्ट पर, सारे चैप्टर पर कमांड होना चाहिए, और नहीं कर पाते हो तो पछताओगे। और फिर वही हाल हो जाएगा कि अब पछता के क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो केवल और केवल पछताते रह जाओ। तो उससे पहले कर खुदी को खुद बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से आकर के पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता आखिर इतना क्यों पढ़ रहा है, क्या चाहिए। तो बोले एकदम चिल्ला करके कि जिला टॉपर ना बिहार टॉपर, तब ना बिहार टॉप करेंगे। खुदा खुद आकर के पूछे कि काहे खुशबू, काहे इतना पढ़ रही हो, 6 घंटा केवल सो रही हो। बोलेगी कि हमको और ज्यादा रिजल्ट चाहिए, हम 82-86 में नहीं रुकने वाले हैं, हमको कितना चाहिए? 96 चाहिए, इसलिए पढ़ रहे हैं। और वहीं पर मुस्कान से पूछा जाएगा अरे तुम काहे सो रही हो, चादर ताल ली 9 बजे। सूर्य प्रकाश से पूछा जाएगा तुम काहे सो रहे हो, चादर ताल लिए 6 बजे। तो बोले फेल तो पास से करा बाप से रुका है। तो ये चीज ना होगी, या तो फेल हो कब ना तो पास हो कब, सुते जाओ। तो जो ऐसी प्रवृत्ति वाले होंगे वो तो पछताएंगे ना जी। तो क्या हो गया, देखेंगे कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों के मुड़ने की घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। मैंने क्या कहा? किसी सब्सटेंस के कोने से, किसी सब्सटेंस के कोने से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो यहाँ पर क्या है कि किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। और इस घटना की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर की जाती है। अल्फा किरणों के 2 गुण लिखे, कहाँ चले गए? ये कौन सा चैप्टर है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंग पढ़े थे ना?
उनमें गुण जो है वो अलग अलग तरंगों का पढ़ रहे थे, तो वहां पहुंच गए। तो अल्फा किरण के निम्नलिखित गुण है। सबसे पहले वास्तव में अल्फा कण हीलियम नाभिक है। वास्तव में जो अल्फा कण है वो क्या है? हीलियम नाभिक है, अर्थात इस कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं और इन किरणों की चाल प्रकाश की चाल से काफी कम, अर्थात प्रकाश की चाल से काफी कम मतलब 1/10वां भाग होती है। अल्फा कणों की विभेदन क्षमता बहुत कम होती है और ये किरणें जब किसी गैस से होकर के गुजरती है तो उसका तीव्र आयनीकरण कर देती है, अर्थात इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, द्विआधारी अंक पद्धति को समझाएं। ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स। इससे पहले वाला भी जो है वो हम लोगों ने उस चैप्टर में भी पढ़ा था और मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा था ना, तो ये दोनों में आ गया पहला वाला क्वेश्चन जो अभी हमने बताया था। द्विआधारी अंक पद्धति बताया जाए, बाइनरी सिस्टम क्या होता है? द्विआधारी अंक पद्धति ये 11th क्लास में बताया गया है क्या? नहीं बताया गया है? और 12th क्लास में नहीं बताया गया है? बताया गया है। द्विआधारी पद्धति देखते हैं। द्विआधारी पद्धति में 2 अंकों को प्रयोग में लाया जाता है और ये होते हैं 0 और 2। द्विआधारी अंक पद्धति में कितनों को लाया जाता है? बताया जाता है, बताया गया है। ये आप भूल गए हो या नोट्स नहीं देखे हो, ये बताया गया है। द्विआधारी पद्धति में 2 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं और ये अंक जो होते हैं वह कौन होते हैं? 0 और 2 होते हैं। क्योंकि इस पद्धति में 2 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए इसका जो आधार होता है वह कितना होता है? 2 होता है। जैसे कि 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 डॉट 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 इत्यादि, और ये 2 ऐसे रहेगा। तो यही द्विआधारी जो है वो अंक पद्धति होती है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। कौन बताएगा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा? बहुत ही आसान है ना जी? चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा कौन देगा? नहीं बोल रहे हो, बोलो, आ जाओ यहाँ पर, बोलो, ठीक है। बोलो। मुस्कान ना कर रहे हैं और भी लोग ना कर रहे हैं। आ जाओ मुस्कान, तुम बताओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, ज्यादा टाइम लॉस नहीं। बताओ चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? बोलो, काहे इतना डर रहे हो? अब सही है ना जी? बैठ जाओ। एकांक क्षेत्रफल बोलना जरूरी है, समझ में आ रहा है ना? जब तक अगर नहीं बोलेंगे तब तक सही नहीं होगा, परिशुद्ध जो है वो परिभाषा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि कोई अगर परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र है तो उस परिबद्ध और बंधित चुंबकीय क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली किसकी रेखाओं को? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ही क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और यही वैद्युत क्षेत्र में होता है तो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। दोनों को सिमिलर लेके चलेंगे भैया। अगर एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, एक बंधित क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, और उसके एकांक क्षेत्रफल से अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें केवल विद्युत जोड़ देंगे कि अगर एक वैद्युत क्षेत्र है और बंद वैद्युत क्षेत्र है, बंद पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र है और उस बंद पृष्ठ से अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होकर के उसके एकांक क्षेत्रफल से निकलती है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुआ था? देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रेरण तथा अल्पांशीय क्षेत्र के सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ई व्यंजक के रूप में परिभाषित है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है यदि चुंबकीय प्रेरण एवं अल्पांशीय क्षेत्र क्रमशः B × dA हो तो इस स्थिति में फाई बराबर B × dA। अब इसके बाद अवकलन के रूप में है कि d फाई बराबर B × dA cos थीटा हो जाएगा अदिश गुणन से। तो जहाँ थीटा बराबर b तथा d डेल्टा के बीच का जो कोण है वह समीकरण 1 और 2 की मदद से जो है वो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात किया जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, थोड़ा सा याद करना क्योंकि ये आता है एग्जाम में। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। नेक्स्ट, नॉट तथा और गेट की सत्यता सारणी तथा बुलिय व्यंजक लिखें। अब बताओ ये बताएं कि नहीं बताएगा? तो नॉट
और गेट की बताना है सत्यता सारणी, तो सबसे पहले हम लेंगे और गेट की सत्यता सारणी। तो और गेट की सत्यता सारणी में कितना होता है, जो उसमें निवेशी होता है वो कितना होता है 2, और निर्गत कितना होता है 1। निवेशी टर्मिनल 2 और निर्गत 1, तो निवेशी हो गया A और B और निर्गत हो गया। अब 1 से कुछ भी नहीं, 1 से कुछ भी नहीं, 0 0, तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट 1 से 0, 1 से 1, यानी निवेश होगा 0 और 1, तो निकलेगा कितना 1। अगर निवेश होगा 1 और 0 तो निकलेगा कितना 1। अगर निवेश होगा 1 और 1 तो अब ये कितना हो जाएगा 1। अब आगे देखते हैं एंड गेट की सत्यता सारणी। तो एंड गेट की सत्यता सारणी में भी क्या होता है, निवेशी कितना होता है 2 और निर्गत कितना होता है 1। ऐसी स्थिति में निवेशी होगा 0 तो निर्गत होगा 0, निवेशी होगा 0 और 1 तो होगा 0, निवेशी होगा 1 और 0 तो होगा 0, और फिर होगा 1 और 1 तो होगा 1। और इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और ये सारे प्रश्न जो है वह पूछे गए हैं 2022 के एग्जामिनेशन में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए एक खास सूचना कि आप ये वीडियो देख रहे हो मां सरस्वती कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर, और चैनल का नेम है साइंस जंक्शन धीरज सर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।